हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी एनवायरनमेंट सीरीज का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एक्वाटिक इकोसिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सैलिनिटी ऑफ वाटर एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड सैलिनिटी। जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स का जो कंसंट्रेशन होता है इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर उसे हम सैलिनिटी कहते हैं। Salts are compounds like sodium chloride, NaCl, magnesium sulfate, potassium nitrate and sodium bicarbonate is dissolved into ions। तो salts का मतलब वही नहीं है कि जो NaCl जो हम सिंपल नमक जानते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट भी आता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी आता है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी आता है। और ये आयन ये डिसॉल्व हो जाते हैं इनटू आयंस की फॉर्म के अंदर। A plant adapted to the saline conditions is called a halophyte। तो जो प्लांट होते हैं जो अडेप्ट कर लेते हैं saline conditions को उन्हें हम halophytes कहते हैं। halophytes मेनली मैंग्रोव ट्रीज के लिए यूज किया जाता है और इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें सैलिनिटी की तो देखते हैं हम दो एप्लीकेशन है इसकी। तो फर्स्ट की बात करते हैं हम, द डिग्री ऑफ सैलिनिटी इन ओशंस इज अ ड्राइवर ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन सर्कुलेशन। तो जो सैलिनिटी है ओशंस के अंदर, उसकी वजह से जो ओशन का सर्कुलेशन होता है वो इफेक्ट होता है। चेंजेस इन बायंसी व्हिच कॉजेस द सिंकिंग एंड राइजिंग ऑफ द वाटर मासेस। और अगर बायंसी के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि सैलिनिटी में चेंज आएगा तो बायंसी में चेंज आएगा और उसकी वजह से जो राइज और जो सिंकिंग होता है वाटर मासेस का, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। चेंजेस इन द सैलिनिटी ऑफ द ओशंस आर थॉट टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। हम देखते हैं कि जो सैलिनिटी ऑफ ओशंस है उसकी वजह से, चेंज होने की वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिलता है हमें। एज इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो जैसी हमारी सैलिनिटी इंक्रीज होती है तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। दस मोर सैलाइन वाटर्स आर लेस सॉल्युबल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि हमारा जो 70% से 60 से 70% तक जो कार्बन है हमारा वो स्टोर रहता है ओशंस के अंदर। पर अगर ओशंस की अगर सैलिनिटी अगर बढ़ जाती है तो कहते हैं हम कि लेस सॉल्युबिलिटी स्टार्ट हो जाती है या फिर लेस सॉल्युबल हो जाती है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें कि फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सी वाटर के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन में क्या क्या फर्क होता है, तो हम देखते हैं कि जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर लेस देन 5 ppt होता है सॉल्ट कंसंट्रेशन, जबकि अगर हम सी वाटर की बात करें तो इसके अंदर मोर देन 35 होता है। और जो 5 से 35 के बीच की रेंज है ये ब्रैकिश वाटर के अंदर होता है। तो फ्रेश वाटर के लिए 5 ppt, लेस देन 5 ppt, सी वाटर के लिए मोर देन 35 ppt और ब्रैकिश वाटर के लिए 5 to 35 ppt। हम देखते हैं जो हमारा डेड सी है, डेड सी के अंदर जो सैलिनिटी है वो मोर देन 200 ppt है। तो इस वजह से वहां पे कहा जाता है कि कोई भी सिंक नहीं करता, इतनी ज्यादा बायंसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय यूट्रोफिकेशन एंड अल्गल ब्लूम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑन वेजिटेशन। तो हम देखते हैं यूट्रोफिकेशन इज एन एनरिचमेंट ऑफ एक्वेटिक सिस्टम बाय एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स primarily caused by the bleaching of phosphate and nitrate from agriculture land and depositing in lakes। तो हम देखते हैं कि enrichment अगर हो जाता है aquatic ecosystem का by the addition of nutrients, और ये nutrients कहाँ से आते हैं, ये लीच होके आते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड से और डिपॉजिट हो जाते हैं लेक्स के अंदर। अगर हम इनके इफेक्ट देखें कि इस यूट्रोफिकेशन के कारण जो हमारा एनरिचमेंट हुआ है वाटर बॉडी का, इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो हम देखते हैं एल्गल ब्लूम हो जाएगा। एल्गी जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में ग्रो कर जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर आल्सो कॉजेस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांटोनिक एल्गी एंड दिस ग्रोथ इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम इम्पार्ट डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज एंड कॉज डिटेरियोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। हम देखते हैं कि अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पे जो हमारे प्लांटोनिक एल्गी है वो ग्रो कर जाते हैं और इसे एल्गल बूम भी कहते हैं। और इसकी वजह से स्पेशल कलर आ जाता है और जो वाटर की क्वालिटी है वो घट जाती है और फिश की मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि जो पानी के ऊपर जो काई जम जाती है हरे कलर की, वही हमारी एल्गी है। सेकेंड है इसके अंदर डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ।
As the algal bloom covers the surface and it restricts the penetration of light, leading to the death of aquatic vegetation and therefore causing death of aquatic animals due to lack of food and oxygen. The microorganism thus fed on dead organic matter and reduced the oxygen level in the water body furthermore. तो हम देखते हैं क्योंकि एल्गल ब्लूम जो है वो कवर कर लेता है सरफेस को, तो जो सनलाइट है वो नीचे नहीं आ पाती, तो जो एक्वाटिक वेजिटेशन है उनकी डेथ होने लग जाती है। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी भी डेथ होने लग जाती है ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब वो क्योंकि डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड एक्वाटिक एनिमल्स भी हुए हैं और डेड वेजिटेशन भी हुई है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करना चालू कर देते हैं ऑन द डेड वेजिटेशन एंड डेड एक्वाटिक एनिमल, और इसकी वजह से फर्दर ऑक्सीजन लेवल जो है वो और डिटेरियोरेट हो जाती है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि एक्सेसिव ग्रोथ होती है वीड की, जिसके अंदर एग्जांपल है इसका वाटर हाइकिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन अबाउट द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्लैंटन्स, प्लूस्टन्स, नेक्टन्स एंड बेंथोस। तो हम यहाँ पे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करने वाले हैं, 4 एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की, जिसके अंदर है प्लैंटन्स, प्लूस्टन्स, नेक्टन्स एंड बेंथोस। तो स्टार्ट करते हैं। प्लैंटन्स होते हैं, प्लैंटन्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्रिफ्टिंग इन ओशन, सीज एंड बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर। तो हम देखते हैं जो प्लैंटन्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एनिमल भी हो सकते हैं, ये प्लांट भी हो सकते हैं, और ये ड्रिफ्ट करते हैं वाटर बॉडीज, जिसके अंदर ओशन है, सीज है या फिर फ्रेश वाटर बॉडीज है। ये मतलब इनके पास स्विमिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, अगर इनको टाइड अगर जिधर ले जाएगा ये उधर की तरफ चले जाते हैं। Plankton does not include organisms that live on the surface of the water or those that can swim actively in the water। तो ना तो ये स्विम कर सकते, ना ही सरफेस पे रह सकते, ये सरफेस से थोड़ा नीचे रहते हैं। There are 2 types of plankton, 2 तरह के प्लैंटन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जिन्हें हम मोनोट्रॉप्स कहते हैं, और दूसरा है जूप्लैंक्टन जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम फाइटोप्लैंक्टन पढ़ते हैं। These are microscopic free-floating autotrophic algae that live near the water surface where there is sufficient light to support photosynthesis and produce oxygen in water। तो हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी होते हैं जो वाटर सरफेस के पास रहते हैं पर वाटर सरफेस पे नहीं रहते, और इनको सफिशिएंट लाइट चाहिए होती है जिससे फोटोसिंथेसिस कर पाए और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाए वाटर के अंदर। Since autotrophs make their food and release oxygen as a byproduct, all other living things in the ocean depend on them directly or indirectly for food or oxygen। तो हम देखते हैं कि क्योंकि ऑटोट्रॉप्स है तो इनके ऊपर जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ओशन के अंदर डिपेंड करते हैं फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। It is estimated that 80% of the oxygen on Earth is produced by phytoplanktons। तो हम देखते हैं कि जो 80% ऑफ ऑक्सीजन है अर्थ के ऊपर वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स। इसका एग्जांपल है और काफी इंपॉर्टेंट है, फाइटोप्लैंक्टन से एग्जांपल है डायटम्स एंड साइनोबैक्टीरिया। फिर अगर हम जूप्लैंक्टन्स की बात करें जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, these are usually microscopic heterotrophs that feed on phytoplankton, some are large in size like jellyfish। तो हम देखते हैं कि ये हेटेरोट्रॉप्स हैं जो फीड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर, और इनके अंदर आते हैं फिश, क्रूस्टेशियंस, एनिलिड्स एक्सेट्रा। उसके बाद सेकंड है हमारा प्लूस्टन्स। तो प्लूस्टन्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव ऑन सरफेस ऑफ द वाटर आर कॉल्ड प्लूस्टन्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सरफेस ऑफ द वाटर पे रहते हैं उन्हें प्लूस्टन्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है फ्लोटिंग प्लांट्स। थर्ड है हमारा नेक्टन्स, एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स दैट हैव स्विमिंग कैपेबिलिटी एंड मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ वाटर करंट्स। इन्हें हम नेक्टन्स कहते हैं कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स जो स्विमिंग कैपेबिलिटी पोजेस करते हैं। इनके एग्जांपल है फिश, स्क्विड एंड मरीन एनिमल्स। फिर फोर्थ है हमारा बेंथोस, organisms that live or near the seabed are called benthic organisms। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो सी बेड के पास रहते हैं या उस सी बेड पे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेंथिक ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जांपल है सी हॉर्स। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर कोरल्स, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट थ्रेड्स एंड कंजर्वेशन। Coral organisms called polyps are marine invertebrates
विच कैन लिव ऑन देयर ओन। तो हम देखते हैं कि जो कोरल ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम पॉलिप्स कहते हैं, और ये मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब इनके पास जो होता है पीछे की रीढ़ की हड्डी नहीं होती और ये अपने आप रह पाते हैं। दे आर ट्रांसलूसेंट एनिमल्स एंड डिस्टेंट कजिन ऑफ जेलीफिश। तो ये ट्रांसलूसेंट होते हैं, इनके पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होते, बट थोड़ा बहुत इनके अंदर हम देख सकते हैं, और ये डिस्टेंट कजिन है जेलीफिश की, और ये प्राइमरीली एसोसिएट की जाते हैं ड्यू टू देयर डाइवर्स लाइमस्टोन कम्युनिटी और रीफ दे कंस्ट्रक्ट। तो हम देखते हैं कि जो कोरल्स हैं ये फेमस है अपने जो ये लाइमस्टोन कम्युनिटी या फिर जैसे हम कह सकते हैं रीफ जो ये बनाते हैं उनकी वजह से। Some of the coral reefs on the planet today began growing over 50 million years ago and described as the rainforest of the seas. तो हम देखते हैं जो कोरल रीफ्स हैं ये 50 मिलियन साल पहले बननी चालू हो गई थी, और इसलिए हम इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी दे सपोर्ट, क्योंकि ये काफी बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। द रीफ प्रोवाइड होम एंड शेल्टर टू ओवर 25% ऑफ फिश एंड अप टू 2 मिलियन मरीन स्पीशीज। तो हम देखते हैं ऑलमोस्ट 1/4 जो फिशेज हैं वो इन कोरल्स में रहती हैं, और 2 मिलियन के अबाउट जो मरीन स्पीशीज है वो इनको यूज करते हैं। अब हम समझेंगे कि ये चीज होती कैसे, बनती कैसे कोरल रीफ, फिर होती क्या है। रीफ बिगिन व्हेन पॉलिप अटैचेस इटसेल्फ टू अ रॉक ऑन द सी फ्लोर दैट डिवाइड्स और बर्स्ट इनटू थाउजेंड्स ऑफ क्लोन्स। तो हम देखते हैं कि रीफ स्टार्ट होती है जब पॉलिप है अपने आप को एक रॉक से अटैच कर लेता है सी फ्लोर के, और उसके बाद वो क्लोनिंग अपनी चालू कर देता है। जो एक पॉलिप है वो क्या करता है, वो सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे वो अपनी प्रोटेक्टिव शेल बना लेता है अराउंड देयर सॉफ्ट बॉडी, जिसे हम कहते हैं कैलिकल्स। दीज कैलिकल्स कनेक्ट टू वन अनदर। तो ये जो हम देखते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के इन्होंने ये सिक्रीट किया है प्रोटेक्टिव शेल, ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से और क्रिएट करते हैं कॉलोनी दैट एक्ट एज एन सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो ये एक कॉलोनी की तरह एक्ट करते हैं और एक कॉलोनी बन जाती है। एज द कॉलोनीज ग्रो ओवर थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, दे ज्वाइन विद अदर कॉलोनीज एंड बिकम रीफ। तो हम देखते हैं कि ये ओवर द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये जो कॉलोनीज होती हैं ये एक दूसरे को ज्वाइन करती जाती हैं और ये रीफ बन जाती है। When polyps die, their reef remain as platform for other polyps to continue the building process. तो हम देखते हैं कि जब किसी पॉलिप की जब डेथ हो जाती है तो जो उसने जो रीफ बनाई है, जो उसने हम कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो उसने स्ट्रक्चर बनाया है, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर जो नया पॉलिप होगा वो अपना स्ट्रक्चर ग्रो करना चालू कर देगा। तो हम नीचे से देखते हैं कि जैसे बिल्डिंग बनती जाती है इस तरह बिल्डिंग की तरह नीचे से ऊपर बनता जाता है। Most coral obtain majority of their energy and nutrients from the photosynthesis microscopic algae that live within their tissues. तो हम देखते हैं कि जो जितने भी मोस्ट ऑफ द कोरल्स हैं इनके पास टेंटिकल्स भी होते हैं, पर वो बहुत माइनरली, मतलब कोई फिश या इन्होंने कुछ चीज पकड़ ली तो उसके लिए काम में आते हैं। पर ये जो मोस्टली जो कोरल्स होते हैं ये अपना फूड और एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स पाते हैं माइक्रोस्कोपिक एल्गी से, जो एक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करता है और इनके टिश्यूज में रहता है, और इस माइक्रोस्कोपिक एल्गी को हम कहते हैं जूजेंथली। द कोरल्स फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशन विद जूजेंथली एज द पॉलिप्स प्रोवाइड शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स टू जूजेंथली एंड जूजेंथली प्रोवाइड फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो हम देखते हैं कि एक सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है कोरल्स जूजेंथली के साथ। जो पॉलिप्स होते हैं वो तो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जूजेंथली को, और जो जूजेंथली होता है वो फूड प्रोवाइड करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। द इनक्रेडिबल एंड ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ कोरल पॉलिप्स आल्सो कम फ्रॉम जूजेंथली। तो जो हम देखते हैं कि जो कलर्स और ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं कोरल रीफ्स के अंदर, तो ये सब जूजेंथली की वजह से होते हैं। जितने भी हम डिस्कवरी के अंदर एक्वेटिक हम जब ज्यादातर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी कलरफुल जो दिखाई जाती है फिशेस वगैरह और जो वहां पे जो सुंदर सुंदर कलरफुल प्लांट्स होते हैं सब कोरल रीफ्स ही होती हैं। When the coral reef becomes stressed due to change of temperature or pollution, तो हम देखते हैं कि जब कोरल रीफ स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, मतलब जैसे अगर ड्रामेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है या पोल्यूशन बढ़ रहा है वहां पे, तो जो बॉन्ड होता है बिटवीन द कोरल पॉलिप और जूजेंथली वो वीकन हो जाता है और रिलीज कर देता है जो कोरल पॉलिप होता है जूजेंथली को, एंड देन इवेंचुअली इट लूजेस इट्स कलर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड डाई, देन इट इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। तो हम देखते हैं कि जो जूजेंथली को रिलीज कर देता है उसकी वजह से उसका कलर भी वो लूज कर देता है और उसको क्योंकि फूड नहीं मिलता तो वो मर जाता है।
और इसे ही हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल live in tropical waters throughout the world, generally close to the surface where sun rays can reach the algae। तो हम देखते हैं जो कोरल्स हैं ये ट्रॉपिकल वाटर्स में ही ज्यादातर मिलते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिससे जो एल्गी है वो अपना फूड बना सके। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कोरल्स के बाद मैंग्रोव, ये भी हमें ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे। और थर्ड हम पढ़ेंगे इसके अंदर वेटलैंड्स, जो थ्रू आउट द बायोम्स हर जगह मिलते हैं। उसके बाद अगर हम इस कोरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम देखते हैं कि कोरल्स आर मोस्टली फाउंड इन द शैलो जोन्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस वेयर लाइट कैन पेनिट्रेट लेस देन द डेप्थ ऑफ 60 मीटर। ये भी हम बात कर चुके हैं कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं और ये जो डेप्थ होनी चाहिए उसकी 60 मीटर के अराउंड होनी चाहिए, 60 मीटर से कम ही होनी चाहिए। कोरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन कोल्डर रीजन्स, ये कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं लाइक कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, सदर्न जापान। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें कोरल्स की तो हमें गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलते हैं। अगर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें कोरल रीफ्स की तो हम देखते हैं द कोरल रीफ्स आर द नर्सरीज एंड हैबिटेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश, टर्टल, एनीमोन एंड अदर सच एक्वाटिक स्पीशीज। एग्जांपल ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द कोस्ट ऑफ द क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो हम देखते हैं कि जो हमारी कोरल रीफ्स है ये नर्सरीज और हैबिटेट्स की तरह काम करती हैं फॉर द थाउजेंड्स ऑफ फिशेस। ये घर की तरह काम करती हैं फिशेस के लिए और इसका एग्जांपल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो रीफ है कोरल रीफ पाई जाती है। सेकेंड है इसके अंदर कोस्टल प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टॉर्म, साइक्लोन, सुनामी एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं जो कोरल रीफ्स है ये कोस्ट का प्रोटेक्शन भी करती हैं बाय स्टॉर्म, साइक्लोन, सुनामी एक्सेट्रा से। थर्ड है इसके अंदर सोर्स ऑफ फूड, एज दे सर्व एज गुड फिशिंग ग्राउंड फॉर ह्यूमंस। फोर्थ है प्रमोट टूरिज्म एंड हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जो कोरल रीफ्स होते हैं ये काफी वनरेबल होते हैं टू द डैमेजेस, क्योंकि ये एक तो बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं और दूसरा ये काफी सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और सैलिनिटी से। तो जैसे ही हल्का सा भी चेंज आता है ये कोरल रीफ्स डाई कर जाते हैं, मतलब जो कोरल पॉलिप होता है वो डाई कर जाता है। फिर हम देखते हैं कोरल ब्लीचिंग, इसके जो हमने देखे थे अभी थ्रेड्स, उसके अंदर पहला है कोरल ब्लीचिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड है ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब होता है राइजिंग लेवल ऑफ CO2 causing ocean acidification and more acidic ocean makes it difficult for the polyps to survive and create reef। तो हम देखते हैं कि जो राइजिंग CO2 लेवल होता है, क्योंकि हमने देखा था कि 60 से 70% जो CO2 है वो हमारे ओशंस के अंदर स्टोर रहती है, पर जो क्योंकि ये जो राइज कर रहा है CO2 लेवल तो इसकी वजह से जो ओशंस है वो ज्यादा स्टोर करने लग जाते हैं CO2 को, और इसे ही हम कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। और जैसे ही ओशन एसिडिफिकेशन होगा तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो ये लेयर बनाते हैं कोरल, ये डिग्रेड होना जल्दी चालू हो जाएगी और इसकी वजह से ये जल्दी मरने चालू हो जाएंगे। थर्ड है इसके अंदर सी लेवल राइज। तो हम देखते हैं कि विद द राइज ऑफ सी लेवल कोरल colonies will be deeper and receive less sunlight and thus grow more slowly। तो हम देखते हैं कि जो कोरल्स होते हैं उनको सनलाइट की जरूरत होती है, अगर सी लेवल राइज करेगा तो लेस सनलाइट मिलेगी और वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे। फिर फोर्थ है स्टॉर्म्स। फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स में डैमेज द रीफ स्ट्रक्चर एंड कोरल्स रीग्रोथ में नॉट एबल टू कीप द पेस। अदर थ्रेट्स की बात करें तो हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव फिशिंग है इसके अंदर, वाटर पॉल्यूशन है, टूरिज्म है और कोरल माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर मैनग्रोव्स? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग विद द इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन। A mangrove is a shrub or small tree that grows in the coastal saline or brackish water. These are only found in the tropical and subtropical regions as they cannot withstand cold temperatures and lies mainly between latitude 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो हम देखते हैं जो मैनग्रोव्स है ये श्रब्स या स्मॉल ट्री कह सकते हैं हम इन्हें, ये कोस्टल सलाइन या ब्रैकिश वाटर में ही पाए जाते हैं और हम देखते हैं कि इनका जो रीजन है ये लैटिट्यूड बिटवीन 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर पाए जाते हैं इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। द कोस्टल सलाइन और ब्रैकिश वाटर इंक्लूड्स ऑफ द एस्चुरीज एंड marine shorelines. Some examples of the mangroves are
एविसिएना, रिजोफोरा, सुंदरी ट्री एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि ये जो ब्रैकिश वाटर है इसके अंदर एस्चुरीज और मरीन शोरलाइंस भी आती हैं। और कुछ अगर हम मैनग्रोव से एग्जांपल देखें तो हमने देखे एविसिएना होता है, राइजोफोरा होता है, सुंदरी ट्री होता है। तो हमारे सुंदरबन जो मैनग्रोव्स है वो फेमस है अपने सुंदरी ट्री के लिए, और जो सुंदरबन है वो अब उनको वेटलैंड स्टेटस भी मिल चुका है। अगर हम एस्चुरी की अगर हम बात करें तो देखते हैं हम द वाइड पार्ट ऑफ द रिवर नियर सी वेयर सी वाटर मिक्सेस विद द फ्रेश वाटर इज नोन एज एस्चुरी। तो हम देखते हैं जो वाइड पार्ट होता है रिवर का नियर द सी, जहां पे जो सी वाटर होता है मिक्स करता है फ्रेश वाटर के साथ, उसे हम बोलते हैं एस्चुरी। इसका एक एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है इन द कृष्णा एस्चुरी। जबकि अगर हम डेल्टा की बात करें तो जो डेल्टा होता है वो लो लैंडफॉर्म होता है जो क्रिएट किया जाता है बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय अ रिवर बिफोर एंटरिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। तो हम देखते हैं कि जो डेल्टा बनता है वो सेडिमेंटेशन के कारण बनता है। जब रिवर जो होती है वो कैरी नहीं कर पाती सेडिमेंट्स को अपने साथ, तो वो एक लैंडफॉर्म बना देती है जिसका नाम होता है डेल्टा। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं मैनग्रोव्स की। तो यहाँ पे हम 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और यहाँ पे ज्यादातर प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इसमें मैनग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड आर आल्सो कॉल्ड हेलोफाइट्स। ये सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं और इन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं। They are adapted to life in harsh coastal conditions as they contain a complex salt filtration system and complex root system to cope up with salt water immersion and wave action। तो हम देखते हैं कि जो मैंग्रोव्स हैं इनके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन का सिस्टम है और कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम है, जिससे ये सॉल्ट वाटर इमर्शन के अंदर और वेव को जो है ये सस्टेन कर पाते हैं। तो इसके अंदर सेकंड पॉइंट है लेंटिकल्स। दे हैव पोर्स इन द बार्क व्हिच आल्सो हेल्प्स टू एब्जॉर्ब एयर एंड दीस पोर्स आर कॉल्ड लेंटिकल्स। तो इनके पास जो बार्क है उसके अंदर इनके छेद होते हैं जिसकी वजह थ्रू ये एयर एब्जॉर्ब कर पाते हैं और इन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं। थर्ड है न्यूमेटोफोर्स। दे आल्सो हैव न्यूमेटोफोर्स दैट इज एरियल रूट्स व्हिच स्टिक आउट ऑफ द सॉइल लाइक स्ट्रॉज फॉर ब्रीदिंग एंड अलाउ absorbing the gases like nitrogen directly from the environment and store them। तो इनके पास एरियल रूट्स भी होती हैं जिन्हें हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं और ये सॉइल से बाहर निकली होती हैं लाइक स्ट्रॉज, जिनसे ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं गैसेस। तो फोर्थ इसके अंदर बटरस रूट्स फाउंड इन सर्टेन स्पीशीज ओनली एंड आर एरियल एक्सटेंशन ऑफ द लेटरल सरफेस रूट्स। तो जो लेटरल सरफेस रूट्स होती हैं वो हम देखते हैं कि वो उनका एक्सटेंशन हो जाता है और वो बटरस रूट्स बन जाती है। फिफ्थ है इसके अंदर विविपेरी जर्मिनेशन। तो हम देखते हैं कि जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं व्हाइल बीइंग अटैच्ड टू द पेरेंट ट्री, अनलाइक मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हुज सीड्स जर्मिनेट इन द सॉइल। तो हम देखते हैं कि जो इनके जो हेलोफाइट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो जब अटैच होते हैं ट्री से जब ही जर्मिनेट होना चालू हो जाते हैं, जबकि जो अदर प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड जब सॉइल में गिर जाते हैं वो जब जर्मिनेट होना चालू होते हैं। जैसे ये जर्मिनेट होते हैं इन्हें हम प्रोपोग्यूल कहते हैं और ये पानी में गिर जाते हैं और पानी फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट करता है और जब कंडीशन फेवरेबल होती है जब ही सीड बाहर आते हैं अपनी स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी से, वरना वो डॉर्मेंट पड़े रहते हैं जब तक उनकी कंडीशन फेवरेबल नहीं होती और इस तरह वो सरवाइव कर पाते हैं। ये लिमिट कर सकते हैं वाटर लॉस को थ्रू रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो हम देखते हैं कि जो वाटर लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये अपने स्टोमेटा की जो ओपनिंग है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। मैंग्रोव फॉरेस्ट मूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लॉन्ग टर्म स्टोरेज इन ग्रेटर क्वांटिटीज देन द अदर फॉरेस्ट, मेकिंग देम अमंग द प्लैनेट्स बेस्ट कार्बन स्क्रबर्स अकॉर्डिंग टू अ नासा लेड स्टडी बेस्ड ऑन सैटेलाइट डेटा। तो हम देखते हैं जो मैंग्रोव्स हैं वो मूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू लॉन्ग टर्म स्टोरेज और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं ये देन द अदर फॉरेस्ट, और इसकी वजह से ये प्लैनेट के बेस्ट कार्बन स्क्रबर्स भी कहे जाते हैं। और सिमिलर टू द कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स आर आल्सो अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। तो हम देखते हैं कि कोरल रीफ्स के साथ साथ मैंग्रोव्स भी मोस्ट प्रोडक्टिव और बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है अर्थ पे। हम पहले हमारे चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स होते हैं ये मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है इन द
इन होल ऑफ द प्लेनेट। फिर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें मैनग्रोव्स की, तो हम देखते हैं इंडिया के अंदर ये मैनग्रोव वेजिटेशन है, ये ऑल कोस्टल स्टेट्स में या कोस्टल यूटीज के अंदर पाई जाती है। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में मिलता है मैनग्रोव्स, उड़ीसा में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है और अंडमान निकोबार में है। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो हमें गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के अंदर मिलता है। अगर इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर सुंदरबन मैनग्रोव्स, लार्जेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड कवर अ नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो सुंदरबन मैनग्रोव्स है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसके अंदर नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। फिर सेकंड है भीतरकनिका, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन ओडिशा। इंडिया इन इंडिया हेयर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आर फाउंड। यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिलते हैं और ये एक रामसार साइट भी है और ये हम कह सकते हैं नेस्टिंग ग्राउंड भी है ऑलिव रिडली टर्टल का। तो हम भीतरकनिका के अंदर देख रहे हैं एक तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिल रहे हैं और दूसरे ऑलिव रिडली टर्टल्स मिल रहे हैं। फिर थर्ड है कृष्णा गोदावरी मैनग्रोव, ये हमारी जो पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पुलिकट लेक है उस रीजन को हम कहते हैं कृष्णा गोदावरी मैनग्रोव। और फोर्थ है हमारा भरतांग आइलैंड मैनग्रोव, ये अंडमान एंड निकोबार में सिचुएटेड है। अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करें मैनग्रोव्स की तो हम देखते हैं कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं और प्रोवाइड करते हैं टिम्बर, हनी एक्सेट्रा। सेकेंड है इसके अंदर ये बफर जोन की तरह काम करते हैं बिटवीन लैंड एंड सी और प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द फ्लडिंग एंड साइक्लोन्स। तीसरा है इसके अंदर ये हेल्प करते हैं कि रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड फ्रॉम द सी एज इंटरलॉकिंग रूट्स प्रिवेंट्स रिवर बाउंड सेडिमेंट्स फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द सी। तो हम देखते हैं कि जो रिवर्स होती हैं उनके सेडिमेंट्स को रोक के रखते हैं और उनकी वजह से ये जो होते हैं कि मिक्स नहीं होने देते ज्यादातर, तो ये जो सी का जो एंक्रोचमेंट है उसको भी कर्व करते हैं। फोर्थ है ब्रीडिंग ग्राउंड इन नर्सरीज फॉर वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड और नर्सरीज की तरह काम करते हैं इन वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिफ्थ है इसके अंदर मैंग्रोव प्लांटेशन इन वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस एंड इंडिया होस्ट सेवरल कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ फिशेस एंड क्रोकोडाइल्स। तो देखते हैं हम कि काफी सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज भी पाई जाती हैं जो ये हमारे ट्रॉपिकल कंट्रीज है जिनके अंदर मैंग्रोव होते हैं। फिर अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो हम देखते हैं फ्रीक्वेंट टाइडल फ्लडिंग जो होती है या साइक्लोन या सुनामीज आते हैं उसकी वजह से जो मैंग्रोव्स हैं वो इरप्ट हो जाते हैं या मैंग्रोव्स को इफेक्ट पड़ता है। सेकंड है इसके अंदर इंक्रीज इन सैलिनिटी, अगर सैलिनिटी पहली बात तो काफी ज्यादा होती ही है, जो हमने देखा था कि जो ब्रैकिश वाटर होता है उसके अंदर जो सैलिनिटी होती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है वो 35 से लेके 35 के बीच में होता है, 5 to 35 ppt होता है। पर अगर ये भी अगर इंक्रीज कर जाए तो इसकी वजह से भी थ्रेट हो सकता है मैंग्रोव्स को। फिर अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो देखते हैं हम कंजर्वेशन अंडर मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर। तो इसमें हम देखते हैं एमएफएफ इज अ यूनिक पार्टनर लेड इनिशिएटिव, जिसमें जो इंडिविजुअल कंट्रीज होती है वो खुद के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करती है ऑफ द कोस्टल इकोसिस्टम। MFF is inclusive of all the coastal ecosystem, that is polar reef, estuaries, lagoons, sandy beaches, wetlands। तो MFF के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं जितने भी कोस्टल इकोसिस्टम है, चाहे वो कोरल रीफ हो, चाहे एस्टुरीज हो, चाहे लगून्स हो, चाहे बीच हो, चाहे वेटलैंड्स हो। इनको चेयर करते हैं IUCN और UNDP। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और UNDP है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये IUCN तो हम देखते हैं कि काफी टाइम से हम मतलब फ्रॉम द इनिशियल बिगिनिंग से ही ये काम कर रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। और जो UNDP है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद से काम करना इसने चालू किया है। इनिशियली जो हमारा MFF है इसने फोकस किया था कंट्रीज पे जो वर्स्ट अफेक्टेड थे सुनामी जो आई थी 2004 के अंदर, जिसके अंदर था इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड एंड सेशल्स। और रिसेंटली इट हैज एक्सपेंडेड इट्स रीच टू इंक्लूड बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, म्यांमार एंड वियतनाम। रिसेंटली इसने अपना जो एक्सटेंड किया है अपना रीच को। So next question है, what are wetlands? Explain the characteristics and importance along with threats, conservation and distribution. The Ramsar Convention defines wetlands as the area of marsh with water, including areas of marine water and depth of which at low tide does not exceed 6 meters.
तो हम देखते हैं कि रामसार कन्वेंशन डिफाइन करता है वेटलैंड को कि ये एक एरिया ऑफ मार्च हो सकता है जिसके अंदर पानी हो और इसके अंदर मरीन वाटर भी हो सकता है, पर हम देखते हैं कि इसकी जो डेप्थ होनी चाहिए लो टाइड में ये 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 मीटर का मतलब है कि करीब 19.5 फीट तक पानी इसके अंदर हो सकता है, इससे ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। Wetlands are the most productive ecosystem that provide many services and commodity to humanity and are located in every climatic zone and are comparable to the rainforest and coral reefs. अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें वेटलैंड्स की तो हम देखते हैं ये एज अ कार्बन सिंक काम करते हैं, इनके अंदर इमेंस बायोडाइवर्सिटी होती है। थर्ड है इसके अंदर ये रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर को। फोर्थ है वेटलैंड नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसी वेस्ट वाटर इससे फ्लो करता है तो हम देखते हैं कि ये वेटलैंड जो होते हैं कुछ टाइम बाद उस वाटर को प्योर कर देते हैं। उसके बाद ये जो प्रोसेस है जो हमारा वेटलैंड एज अ नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ये काफी यूज किया जाता है। हम कह सकते हैं इजराइल इसको काफी तरह यूज कर रहा है और काफी जो सिटी गवर्नमेंट्स है वो भी ये वेटलैंड का जो नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इसको यूज कर रही है। फिफ्थ इसके अंदर की फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए काम आता है। सिक्स्थ इसके अंदर ये शोरलाइन को हमारी स्टेबलाइज करता है और स्टॉर्म प्रोटेक्शन के काम आता है। फिफ्थ है ये गुड सोर्स है टिम्बर का, मेडिसिन फिशेस का। और एट्थ इसके अंदर की रिक्रिएशन और टूरिज्म में भी वेटलैंड एक इंपॉर्टेंट भूमिका अपनी निभाते हैं। अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड्स टू फार्मलैंड्स, क्योंकि जो वेटलैंड्स है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है फार्मलैंड के अंदर तो वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं। सेकंड है इसके अंदर ये डंपिंग ग्राउंड ऑफ वेस्ट बन जाते हैं कि जितना भी जो शहर का कचरा होता है या फिर कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री साइट्स का जो कचरा होता है वो इनके अंदर डंप कर दिया जाता है। थर्ड है इसके अंदर कि अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज होता है वेस्ट वाटर का जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन हो जाता है। फोर्थ है डायरेक्ट डिफॉरेस्टेशन की वजह से वेटलैंड पे इफेक्ट पड़ता है। और फिफ्थ है अनकंट्रोल्ड सिल्टेशन एंड वीड इन्फेस्टेशन, यहाँ पे वीड उगना चालू हो जाता है या फिर सिल्टेशन ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हम दो तरह के कंजर्वेशन पढ़ेंगे, कंजर्वेशन अंडर यूनेस्को रामसर साइट्स एंड कंजर्वेशन अंडर मॉन्ट्रिक्स रिपोर्ट। तो जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है ये रामसर कन्वेंशन का ही पार्ट है। सबसे पहले हम रामसर साइट्स के बारे में, रामसर कन्वेंशन और साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। The Ramsar Convention is an international environmental treaty for the conservation and sustainable utilization of wetlands. तो ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो बात करती है कि किस तरह हम कंजर्वेशन कर सकते हैं वेटलैंड्स का। It was established by UNESCO in the city of Iran named Ramsar in 1971 and came into force in 1975. तो हम देखते हैं ये जो रामसर कन्वेंशन है ये यूनेस्को ने एस्टेब्लिश की है और ये क्योंकि ईरान के एक शहर रामसर के अंदर हुई थी तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया है और ये 1971 में चालू हुई थी। वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आर आल्सो नोन एज रामसर साइट। जितनी भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड्स हैं उन्हें हम रामसर साइट कह देते हैं। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द प्रिजर्वेशन एंड इंटेलिजेंट यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। तो ये क्या करता है कि एक फ्रेमवर्क जो भी रामसर साइट्स का पार्ट बन जाते हैं वेटलैंड्स उनके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराया जाता है जिसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल एक्शन लिया जाता है जिससे कि प्रिजर्व कर पाए और वेटलैंड का प्रॉपर्ली यूज कर पाए। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है ये क्लोजली काम भी करता है काफी सारी नॉन गवर्नमेंट बॉडीज के साथ जिसके अंदर 6 हैं इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पहला है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, फर्स्ट है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, सेकेंड है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, थर्ड है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, फोर्थ है वेटलैंड इंटरनेशनल, फिफ्थ है इंटरनेशनल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सिक्स्थ है वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। अगर हम बात करें कि जब कन्वेंशन ज्वाइन करता है कोई भी कंट्री तो ये अंडरटेक करता है कि वो कम से कम एक साइट को तो रामसर साइट डेजिग्नेट करेगा, मतलब कोई भी एक वेटलैंड को रामसर साइट डेजिग्नेट करेगा। फिर हम सेकंड पढ़ते हैं इसके अंदर कंजर्वेशन अंडर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इट इज द प्रिंसिपल टूल ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑफ हाइलाइटिंग दोज रामसर वेटलैंड साइट्स वेयर एडवर्स चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैज अकर्ड, is likely or is occurring or likely to occur which are therefore in need of priority conservation attention।
तो हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल टूल है रामसर कन्वेंशन का, जिसके अंदर वो रामसर वेटलैंड साइट्स आती हैं जिनके अंदर एडवर्स चेंजेस हो रहे हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर, या फिर हो सकते हैं या फिर होने की संभावना है। तो इनके लिए प्रायोरिटी कंजर्वेशन का आप कह सकते हैं कि कंजर्वेशन जो है इनका इनके ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है इनकी कंजर्वेशन पे। करेंटली हमारी दो इंडियन साइट्स है जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर आती है। पहली है केलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान के अंदर है, और सेकंड है लोकटक लेक जो मणिपुर के अंदर है। पहले चिल्का लेक भी थी पर अब इसे हटा दिया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन द रामसर साइट्स इन इंडिया। तो हम रामसर साइट्स की अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि रिसेंटली जो है हमारी 10 रामसर साइट्स को भी ऐड किया गया है। तो हम इसका एक पेपर कटिंग है उससे समझते हैं कि इसरो ने 2011 के अंदर नेशनल वेटलैंड एटलस बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस सैटेलाइट। तो उन्होंने नेशनल वेटलैंड एटलस क्रिएट किया 2011 के अंदर। प्रेजेंटली हम 2020 की बात कर रहे हैं तो इसको काफी टाइम हो चुका है। और अगर हम प्रेजेंटली अगर हम उस टाइम जो एरिया था वो था 4.6% वेटलैंड था इन द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो जो वेटलैंड साइट्स है इंडिया के अंदर अंडर रामसर कन्वेंशन 37 हो चुकी हैं। यहाँ पे कुछ वेटलैंड्स के अंदर कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज भी होती है, लाइक आप एंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, लाइक आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, अगर कोई इंडस्ट्री लगी हुई है तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते, सॉलिड वेस्ट का आप डंपिंग नहीं कर सकते, डिस्चार्ज नहीं कर सकते अनट्रीटेड वेस्ट को, पोचिंग नहीं कर सकते इस एरिया के अंदर, और कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते कोई परमानेंट नेचर का विद इन 50 मीटर्स फ्रॉम द मीन हाई फ्लड लेवल ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट 10 ईयर्स। तो अगर हम नई रामसर साइट्स की बात करें तो नाउ 37 रामसर साइट्स इन इंडिया एज 10 न्यू रामसर साइट्स अनाउंस्ड बाय द MOEFCCC इन द 3 स्टेट्स। तो हम जो देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने 10 साइट्स को इंक्लूड किया है, जिसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर पहली है, महाराष्ट्र के अंदर एक है जिसका नाम है नंदुर महादेश्वर। तो ये महाराष्ट्र की पहली साइट है। उसके बाद है पंजाब के अंदर 3 किए हैं, किशोरपुर म्यानी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, और तीसरी है ननगल। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 की है, नवाबगंज, पर्वती अगरा, समन, समसपुर, संडी, सरसाई, नवार। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 की 6 है ज्यादातर ये बर्ड सेंचुरीज हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नंदुर मधेश्वर बर्ड सेंचुरी, ये महाराष्ट्र के अंदर है। इट इज ऑल्सो नोन एज भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र। इट्स महाराष्ट्र फर्स्ट रामसर साइट। इट लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। तो हम देखते हैं इसे भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जा रहा है नंदुर मधेश्वर को, क्योंकि ये काफी कुछ सिमिलर है जो भरतपुर के अंदर केलादेव नेशनल पार्क है, और ये गोदावरी के बैंक के ऊपर बनी हुई है। सेकंड है हमारी पंजाब की है ये किशोरपुर म्यानी। ये हम देखते हैं कि एग्जाम्पल है कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड का। इसके अंदर वनरेबल कॉमन पोर्चर्ड और एंडेंजर्ड स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल पाया जाता है। ये कॉमन पोर्चर्ड है, काफी सिमिलर होती है छोटी डक से। थर्ड है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी पंजाब के अंदर है। द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व इज अ 185 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द ब्यास रिवर लोकेटेड प्राइमरीली इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। तो हम देखते हैं जो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है ये 185 किलोमीटर का स्ट्रेच है ब्यास रिवर का, जो नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर पड़ता है। हम देखते हैं कि इस रिजर्व के अंदर एंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। हम देखते हैं गंगा के अंदर हमारी गंगा रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, पर इसके अंदर जो ब्यास है इसके अंदर इंडस रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, और वनरेबल स्मूथ कोटेड ऑटर भी पाया जाता है। 2017 के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था टू रीइंट्रोड्यूस द क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल को भी। फोर्थ है हमारी ननगल वेटलैंड, ये भी पंजाब के अंदर है। द ननगल वेटलैंड ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम द सतलुज रिवर लाइक हरिके एंड रोपर। ये सतलुज रिवर से पानी लेती है ननगल वेटलैंड, और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड सारस क्रेन पाई जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो थ्रेटन्ड स्पीशीज है इंडियन पेंगुलिन भी मिलता है। फिर फिफ्थ है हमारा नवाबगंज उत्तर प्रदेश। अब हम जितने ही पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, टोटल 6 है, यहाँ पे हम 5 ही पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, जिसे 2015 के अंदर शहीद
चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि 250 स्पीशीज आती है माइग्रेटरी बर्ड्स की। फिर 6th हमारी पार्वती आगरा, ये भी बर्ड सेंचुरी है, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये जो सेंचुरी है इसके अंदर 2 लेक्स हैं, तो एक है पार्वती और दूसरी है अर्गा, और ये दोनों ही जो है ऑक्सबो लेक्स है। अगर हम 7th है, इसके अंदर समन है, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, और ये सेंचुरी है, ये भी बर्ड सफारी के लिए है। उसके बाद है 8th हम देखते हैं सांडी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, इसे ढेर झील भी कहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेयर साइबेरियन व्हाइट क्रेन है वो स्पॉट की जा चुकी है। फिर 9th है हमारा सरसाई नवार। सरसाई नवार जो हम देखते हैं ये भी एक बर्ड सेंचुरी है, इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये रूस्टिंग एरिया है ऑफ द लार्जेस्ट फ्लॉक ऑफ सारस क्रेन इन द रीजन। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा सारस क्रेन पाई जाती है, और इस लेक का जो नाम भी है वो भी सारस से डिराइव हुआ है। सरसाई का मतलब होता है सारस और नवार का मतलब होता है शैलो वेटलैंड। तो हमने अभी इसके अंदर 9 पढ़े हैं इसके अंदर। तो एक बार हम इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन सी नई साइट्स इंडिया में इंक्लूड हुई हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर 1 है नंदुर मधुएश्वर, पंजाब के अंदर 3 है किशोरपुर मियानी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और ननगल। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 है, जिसमें नवाबगंज है, पार्वती आगरा अर्गा है, समन है, समसपुर है, संडी है और सरसाई नवार है। उसके बाद अगर हम रामसर साइट्स की बात करें इंडिया के अंदर जो पहले से है, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन तो जो है 27 जो वेटलैंड साइट्स है इनका यहाँ पे दिया हुआ है। इनको हम सीधा सीधा जो हमारा मैप जो दिया हुआ है इससे किसके थ्रू समझते हैं। सबसे पहला है वूलर लेक। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं 4 लेक्स की, 4 वेटलैंड्स की, जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। पहला है वूलर, सेकंड है हुकेरा, तीसरा है सुरिनसर मंसार और चौथा है सोमरीरी। तो हम पहले अगर वूलर की अगर हम बात करें तो देखते हैं द लेक बेसिन वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी इज फेड बाय द झेलम रिवर। तो ये हम वूलर लेक जो है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है और इसको फेड करती है झेलम रिवर। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है इंडिया का, और यहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन पाई जाती है, पर्टिकुलरली वाटर चेस्टनट। तो हमने देखा यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, झेलम रिवर इसको फेड करती है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है और यहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन पाई जाती है। सेकेंड है हुकेरा। हुकेरा इज अ नेचुरल पेरेनियल वेटलैंड कंटिन्यूअस दैट इज वेरी क्लोज टू द झेलम बेसिन। ये नेचुरल पेरेनियल वेटलैंड है जो झेलम बेसिन के पास ही है, और यहाँ पे ये रिफ्यूज प्रोवाइड करता है टू द माइग्रेटरी वाटरफाउल, शोरबर्ड्स एंड ट्रांस हिमालयन स्पीशीज ड्यूरिंग विंटर। उसके बाद थर्ड है हमारा सुरिनसर मंसार। हम देखते हैं जो सुरिनसर मंसार है ये फ्रेश वाटर कंपोजिट लेक है, सेमी एरिड पंजाब के अंदर पाया जाता है, पंजाब रीजन के आसपास पाया जाता है, एडजॉइनिंग द झेलम बेसिन, और लेक सपोर्ट करता है साइट्स और IUCN रेड लिस्टेड इंडियन फ्लैगशिप टर्टल को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सोमरीरी। सोमरीरी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं सोमरीरी फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश वाटर लेक है और ये वेट मीडोज में पाई जाती है। द साइट इज सेड टू रिप्रेजेंट द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड चाइना फॉर वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड क्रेन्स, ब्लैक नेकेड क्रेन एंड बार हेडेड ग्रीज इन इंडिया। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक तो ये फ्रेश वाटर से लेकर ब्रैकिश वाटर लेक तक है, और यहाँ पे मोस्ट एंडेंजर्ड क्रेन्स जिनका नाम है ब्लैक नेक क्रेन और बार हेडेड ग्रीज पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 है हमारी, पौंग डैम, रेणुका, पौंग डैम, एक सेकेंड, पौंग डैम, चंद्रताल और रेणुका। तो सबसे पहले हम पौंग डैम की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं इट इज अ रिजर्वायर एंड ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर ऑन द ब्यास रिवर। सेकेंड है हमारा चंद्रताल। Chandratal is a high altitude lake on the upper Chandra Valley. Chandratal is a tourist destination for trekkers and campers and it supports sites and IUCN red listed snow leopard. तो हम देखते हैं हाई एल्टीट्यूड पे एक लेक है चंद्रताल, और ये जो चंद्रताल है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है ट्रैकर्स के लिए, कैंपर्स के लिए, और यहाँ पे IUCN रेड लिस्टेड स्नो लेपर्ड पाया जाता है।
उसके बाद हम बात करें यहाँ की तीसरी साइट की, जो हिमाचल प्रदेश की है, रेणुका वेटलैंड। तो रेणुका वेटलैंड इज अ फ्रेश वाटर स्प्रिंग। द लेक हैज हाई रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड इज नेम्ड आफ्टर द मदर ऑफ द हिंदू सेज परशुराम। तो जो परशुराम की मदर है उनके नाम पे ये इस लेक का नाम पड़ा है। फिर पंजाब के अंदर हम देखते हैं, एक तो कंजली है, एक हरीके है और तीसरी रोपड़ है। उसके बाद अब हमने देखा कि पंजाब के अंदर 3 और हेड हुई हैं, जिसके अंदर अभी है, हमने बात करी थी, एक तो किशोरपुर म्यानी है, ब्यास है और ननगल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंजली की। कंजली वेटलैंड इज अ मैन मेड वेटलैंड विच सबज्यूम्स द कंजली लेक। कंजली वेटलैंड है, ये मैन मेड है कंजली, और इसके अंदर कंजली लेक भी आती है। सेकेंड है हरिके। इट इज अ शैलो रिजर्वायर फॉर्म्ड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज रिवर्स। इट हैज डेंस फ्लोटिंग वेजिटेशन विच कवर 70% ऑफ द लेक। तो हम देखते हैं शैलो रिजर्वायर है जो ब्यास और सतलुज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है, हरिके, और यहाँ पे जो डेंस फ्लोटिंग वेजिटेशन पाई जाती है। फिर तीसरा है यहाँ का रोपड़। रोपड़ की अगर हम बात करें तो ये भी ह्यूमन मेड है, वेटलैंड है, और यहाँ पे जो ये रिवर के डाइवर्जन से बना है, ऑफ द सतलुज रिवर के डाइवर्जन से बना है। द साइट इज एन इंपॉर्टेंट breeding place for the nationally protected smooth Indian otter, hog deer and sambar and several reptiles and the endangered Indian pangolin। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडियन ऑटर, हॉग डियर, सांबर पाए जाते हैं और एंडेंजर्ड इंडियन पेंगुलिन भी पाया जाता है। फिर अगर हम राजस्थान पे आए तो राजस्थान की यहाँ पे 2 साइट्स है, सांबर और केलादेव नेशनल पार्क। तो हम सबसे पहले सांबर लेक की बात कर लेते हैं। द सांबर सॉल्ट लेक इज द इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। The wetland hosts thousands of flamingos and other birds that migrate from northern Asia. In nearby forest, नीलगाय move freely along with deer and foxes। तो हम देखते हैं कि जो सांबर सॉल्ट लेक है, ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, और यहाँ पे काफी सारे फ्लैमिंगोज और माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं नॉर्दर्न एशिया से, और यहाँ पे नीलगाय वगैरह भी पाई जाती है। सेकेंड है हमारा राजस्थान के अंदर ये केलादेव नेशनल पार्क। तो ये सेकेंड रामसर साइट भी है अंडर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, जिसके बारे में हमने बात की थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स 10 आर्टिफिशियल और सीजनल लगून्स बने हुए हैं। यहाँ पे अगर इसके हम वेजिटेशन की बात करें तो ज्यादातर स्क्रब और ओपन ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। फिर गुजरात के अंदर एक है हमारा नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। तो नाल सरोवर की अगर हम बात करें तो ये अपनी फेमस है दो एक तो इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए और दूसरा सारस क्रेन के लिए। A natural freshwater lake and is the largest wetland in the Thar Desert and is also a bird sanctuary। तो हम देखते हैं जो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, ये फ्रेश वाटर लेक भी है। तो ये एक काफी शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पे काफी हम कह सकते हैं ऊपर कच्छ है, तो यहाँ वो जो व्हाइट डेजर्ट है और उसके बाद फ्रेश वाटर लेक होना इस जगह पे काफी आप कह सकते हैं मैग्निफिसेंट है। और इस वेटलैंड के अंदर एंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड लाइफ पाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर साइट भी है फॉर द सेंट्रल एशिया फ्लाईवे while the vulnerable सारस क्रेन टेक्स रेफ्यूज। तो यहाँ पे सारस क्रेन है वो भी रेफ्यूज लेती है। फिर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक ही है भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड कंसिस्ट ऑफ 2 आर्टिफिशियल लेक्स इन भोपाल, और यहाँ पे सारस क्रेन मिलती है। फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि अपर गंगा रिवर जो है वो भी एक वेटलैंड का उसको स्टेटस मिला हुआ है। द रिवर प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर IUCN रेड लिस्टेड गंगा रिवर डॉल्फिन, घड़ियाल, क्रोकोडाइल एंड 6 स्पीशीज ऑफ टर्टल्स एंड ओटर्स। फिर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे असम के अंदर दीपार बोल है। तो दीपोर बोल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है ये, और जो दीपोर बोल है ये स्टेजिंग साइट है फॉर द ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड्स के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा लोकटक लेक, ये मणिपुर के अंदर है। ये साइट जो है ये भी प्रेजेंटली मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, और ये अपनी फेमस है फ्लोटिंग वेजिटेशन की वजह से, जिसको हम फुंडीज भी कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंडेंजर्ड संगाई और मणिपुर ब्रो एंटेलेड डियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रुद्र सागर, ये त्रिपुरा के अंदर है,
a lowland sedimentation reservoir fed by 3 perennial streams discharging to the river Gomti. It is an ideal habitat for the IUCN red listed red crown roof turtle. तो जो रुद्र सागर है यहाँ पे रेड क्राउन रूफ टर्टल हमें देखने को मिलता है। फिर है हमारा ईस्टर्न कोलकाता, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड, ये दोनों ही हमारे बंगाल के अंदर हैं। जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है ये एक अर्बन फैसिलिटी की तरह भी काम करता है फॉर द ट्रीटिंग द सिटी वेस्ट, और यहाँ पे ये वन ऑफ द रेयरेस्ट एग्जांपल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट मैनेजमेंट का। अगर हम सुंदरबन वेटलैंड की बात करें तो यहाँ पे हमें लार्जेस्ट मैंग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड मिलते हैं, और ये डेल्टा रीजन है जो रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र के अंदर बनता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर इन द इंडिया एंड बांग्लादेश रीजन। जो इंडियन सुंदरबन है इसके अंदर हम देखते हैं कि 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर हम उड़ीसा के अंदर आते हैं। उड़ीसा के अंदर हमें दो देखने को मिलेंगे, एक तो भीतरकनिका, एक चिल्का लेक। सबसे पहले हम भीतरकनिका की बात करते हैं। भीतरकनिका इज अ मैंग्रोव वेटलैंड इन द ब्रह्मणी एंड बैतरनी रिवर डेल्टा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रह्मणी और बैतरनी रिवर है वो अपना डेल्टा बनाती है, और ये फेमस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए और ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। जबकि हम चिल्का लेक की बात करें तो ये ब्रैकिश वाटर लगून है, और ये माउथ पे है ऑफ द दया रिवर जो फ्लो कर रही है बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून भी है इंडिया का, और सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो हमारी इरावदी डॉल्फिन है वो पाई जाती है। द लगून होस्ट ओवर 160 स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स इन द पीक माइग्रेटरी सीजन। बर्ड्स from as far as the Caspian Sea, Lake Baikal, Aral Sea and other remote parts of the Russia, Kyrgyz steppes of Mongolia, Central and Southeast Asia, Ladakh and Himalayas come here। तो हम देखते हैं काफी सारी माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं अलग अलग जगह से, लाइक कैस्पियन सी, लेक बाइकाल जो हमारी रशिया के अंदर है, अरल सी जो कजाकिस्तान और हमारा कह सकते हैं शायद उज्बेकिस्तान की बॉर्डर पे है। तो काफी जगह से आती है यहाँ पे बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। फिर हम आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है कोलेरू लेक, अ नेचुरल लेक एंड अ बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन द टू मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा। तो ये जो बेसिन है गोदावरी और कृष्णा का उसमें लाई करता है कोलेरू लेक। इट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर अ नंबर ऑफ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, जिसके अंदर आती है वनरेबल ग्रे पेलिकन। फिर हम तमिलनाडु में आते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट कैलीमार वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये लास्ट रेमिनेंट है जहां पे ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। इसके अंदर जो विंटर माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे आते हैं जो है स्पून बिल्ड सैंड पाइपर और ग्रेटर फ्लेमिंगोज। फिर केरला के अंदर हमारी 3 वेटलैंड साइट्स हैं, जिसके अंदर पहली है वेम्बनाड कोल, ये ब्रैकिश वाटर लेक है केरला के अंदर और काफी फेमस है अपनी हाउस बोट्स वगैरह के लिए। फिर हमारे दूसरी है सस्तम कोटा लेक। सस्तम कोटा लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला के अंदर। फिर थर्ड है इसके अंदर अष्टमुडाई वेटलैंड। अष्टमुडी वेटलैंड जो है ये नेचुरल बैकवाटर्स है कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हमने देखा एक एक करके सारी वेटलैंड्स, जो 27 वेटलैंड्स हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो अगर हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप में हमारी 4 स्पीशीज हैं, 4 टाइप्स की। तो पहली है एंडेमिक स्पीशीज। नेटिव स्पीशीज विच कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड आर एंडेमिक टू द एरिया, और इन एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे लॉइन टेल्ड मकाओ। सेकंड है कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन ब्रिज लाइक कनेक्टेड विद कम्युनिटीज, इफ इट इज एक्सटेंड द इफेक्ट कैन बी सीन ऑन द अदर्स। तो जो कीस्टोन स्पीशीज हैं ये ब्रिज की तरह काम करती हैं कि अगर ये एक्सटेंड हो गई तो उनका इफेक्ट हमें दूसरे जो अदर कम्युनिटीज है उन पे भी देखने को मिल सकता है। जैसा एग्जांपल है कि अगर वुल्फ अगर एक्सटेंड अगर हो जाती है तो जो ओवर ग्रेजिंग है जो हर्बीवोरस की उनको कोई भी चेक नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं कि इंडिकेटर स्पीशीज, ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनकी प्रेजेंस, एब्सेंस या अबंडेंस की वजह से जो रिफ्लेक्ट करती है कि एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है। क्योंकि ये काफी सेंसिटिव होती हैं तो इनसे हमें पता लगता है कि एनवायरमेंट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर फोर्थ है इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज इज अ नॉन नेटिव एरिया, इन द नॉन नेटिव एरिया इज अ थ्रेट टू द नेटिव स्पीशीज।
तो हम देखते हैं जो इन्वेसिव स्पीशीज होती है ये नेटिव एरिया, नॉन नेटिव एरिया के अंदर थ्रेट बन जाती हैं, जो वहां की नेटिव स्पीशीज है, जैसे कि वीड इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल एरियाज इन इंडिया। तो अगर हम कोस्टल एरियाज के प्रोटेक्शन की बात करें, गवर्नमेंट लॉज की बात करें, तो हम दो लॉज देखते हैं यहाँ पे। एक तो CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन और दूसरा है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010। As per the government notifications, the coastal land up to 500 meters from the high tide line and a range of 50 meters along the bank of creeks, estuaries, backwaters and rivers subject to the tidal fluctuation is called the coastal regulation zone CRZ। तो हम देखते हैं कि जो CRZ होगी उसके अंदर हम देखते हैं कि वो कौन सी लैंड होगी, या कोस्टल लैंड होगी जो 500 मीटर है फ्रॉम द हाई टाइड लाइन, या 50 मीटर जो क्रीक्स, एस्चुरी या बैक वाटर से है, उसे हम कोस्टल रेगुलेशन जोन कहेंगे। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी बनाया गया है और हम देखते हैं कि NCZMA नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है और एक स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। ये जो अथॉरिटीज हैं इनको पावर डेलीगेट की गई है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो हम देखते हैं जो CRZ है इसके अंदर इंटरटाइडल जोन्स आ रहे हैं और पार्ट ऑफ द कोस्टल एरियाज आ रहे हैं, पर इसके अंदर ओशन का पार्ट नहीं आएगा और यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिशिंग एक्टिविटीज पे। पर जो ये हम कह सकते हैं जो CRZ है, इनका मेन पर्पस है कि जो इंडस्ट्रीज और प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है या डंपिंग है वेस्ट की, ये नहीं हो पाए इन एरियाज के अंदर। तो हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द ट्रेडिशनल फिश फोक कम्युनिटीज, सेकेंड है प्रिजर्वेशन ऑफ कोस्टल इकोलॉजी, थर्ड है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कोस्टल रीजन्स। तो इसके लिए कमेटी बनी थी एक शैलेश नायक कमेटी फॉर द CRZ। The Sailesh Naik committee report was commissioned in June 2014 after state expressed dissatisfaction regarding the limitations set by the CRZ notification of 2011। तो सैलेश नायक कमेटी बन गई 2014 के अंदर, जब डिससेटिस्फेक्शन आया स्टेट्स के द्वारा कि ये जो CRZ के जो नोटिफिकेशन है ये सही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस क्या थे कमेटी के? कमेटी ने 4 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए, उनको हम पढ़ लेते हैं। इट एंडोर्स dilution of the regulatory power held by the central government in the coastal areas. All activities except those requiring environmental clearances should fall under the ambit of the state and the local planning bodies। तो हम देखते हैं कि इसने जो रेगुलेटरी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको ये कह रहे हैं कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है ये मिलनी चाहिए स्टेट को और लोकल प्लानिंग बॉडीज को। फिर वही हमने बात की लोकल प्लानिंग बॉडीज की। थर्ड है इसके अंदर की जो रूरल एरियाज है वहां पे कमेटी ने रिकमेंड किया कि नो डेवलपमेंट बफर जोन होना तो चाहिए, पर इसकी जो रेंज होनी चाहिए वो 50 मीटर होनी चाहिए हाई टाइडल लाइन से। फोर्थ है इसके अंदर की जो रिक्लेमेशन अलाउज और रिक्लेमेशन ऑफ लैंड फॉर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पोर्ट्स, ब्रिजेस, फिशरीज, रिलेटेड स्ट्रक्चर फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। कि अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो कहीं पे अगर पोर्ट, ब्रिजेस और फिशरीज बनना है तो उसके अंदर यहाँ पे डील दी जानी चाहिए। फिर अगर हम वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स की बात करें जो 2010 में आए थे, तो MOEFCC has notified the rules in order to ensure that there is no further degradation of wetlands. The rules specify activities which are harmful to wetlands such as industrialization, construction, dumping of untreated waste and reclamation and prohibit these activities in the wetlands। तो MOEFCC ने कुछ रूल्स बनाए कि जिससे डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड्स को रोक पाए। अदर एक्टिविटीज सच एज हार्वेस्टिंग एंड ड्रेजिंग मे बी कैरिड आउट इन वेटलैंड्स बट ओनली विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज। सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज बीन सेट अप टू एंश्योर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स। तो एक सेंट्रल वेटलैंड अथॉरिटी बनाएगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगी, जिससे देखा जाए जो वेटलैंड के अंदर जो रूल्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पे अभी हमने जो बात की थी कि जो CRZ होते हैं यहाँ पे 500 मीटर होने चाहिए हाई टाइडल लाइन से, और ये जो 100 मीटर था ये अभी भी जो अभी हमने 50 की बात की थी, अभी भी ये 100 मीटर की है फॉर द क्रीक, एस्चुरी, बैकवाटर और रिवर्स के लिए। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।